हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करते हैं गाइज आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज मेरा नाम है विजय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग ऑफ बिगन प्रोसेसिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये क्लास होगा वो बेस्ड ऑन आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो सब टॉपिक है उसका नाम बता देते हैं आप लोगों को, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना ये जो वीडियो होंगे लगभग 1 घंटा का होगा, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरा चीज समझाएंगे। तो हर एक बात को बहुत अच्छे से देखना होगा, सुनना होगा और कॉपी में लिख के रखना होगा फॉर रिवीजन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करके। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अब देखो, कुछ चीजें ना एकदम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का बेसिक में प्रॉब्लम्स है, बट आगे में जाके हम लोग बहुत एडवांस तरीके से भी सीखेंगे सारा चीज। ओके, तो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में जैसे कि बात करें, तो पहले समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली में होता क्या है, मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। तो देखो, एक केमिकल रिएक्शन कोई भी लिख लो, कोई भी लिख लो, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर जी वो बन गया। अब देखो, ये रिएक्टेंट है, इन लोगों को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। समझ में आया? अब जब रिएक्शन हो रहा है, राइट, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है कि ये रिएक्टेंस के बीच में रिएक्शन होता है एंड देन एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका प्रॉपर्टी इन लोगों से मिलता नहीं है, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, डिफरेंट कंपोजिशन होता है इसका। यहां तक समझ में आया कि रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शंस होंगे, वो लोग कंबाइन होंगे एंड देन दे विल फॉर्म अ न्यू फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एंड विच इज नोन एज प्रोडक्ट। अलग धर्म का होगा, वो अलग प्रॉपर्टीज होंगे उसके पास। अब होता क्या है ड्यूरिंग, मतलब रिएक्शंस में क्या होता है, देखो एक बात ये है कि हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम डालें, ऑक्सीजन डालें, राइट, और उसके बदले में दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक चीज देखो, क्या प्रोडक्ट साइड जो एटॉम्स प्रेजेंट है, मतलब ये जो कंपाउंड है इसमें जो प्रेजेंट है एटॉम्स, वो एटॉम्स क्या इस साइड है? ऑब्वियसली है भाई, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों है। क्या क्या सर इधर हमको क्रोमियम मिल सकता है क्या? क्या हमको क्रोम कार्बन मिल सकता है क्या इस साइड? और ऐसा हो सकता है क्या कि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन डाले तो इधर मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? ये सब मिल सकता है क्या? डेफिनेटली ये सब नहीं मिल सकता, ठीक है। इससे क्या चीज मतलब समझ में आ रहा है हम लोगों को कि जो रिएक्टेंट को जो एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स एज ए रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, जिसको यहाँ पर यूज किया जा रहा है, उन लोगों का ही जो है कॉम्बिनेशन इधर रहेंगे, बट एक अलग फॉर्म में रहेंगे। एटॉम्स वो दोनों तरफ सेम होंगे, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन देखे थे हम लोग, इधर राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो एटॉम्स थे उस साइड भी एटॉम्स का नंबर सेम था। मतलब जो एटॉम्स है ना, वो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस अलग एटॉम्स नहीं बदलते कि अलग एलिमेंट का एटॉम में बदल गया, ऐसा नहीं होता। बट क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होता है ना, और वहां पर जो एटॉम्स कनेक्टेड होते हैं, तो उन लोगों का बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड फॉर्म होता है, बट वो लोग खुद नहीं बदल जाते। जैसे कि हाइड्रोजन बदल के हीलियम हो गया, नाइट्रोजन बदल के कार्बन हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं चीजें? ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम है तो इधर कार्बन नहीं मिलेंगे मेरे को, ठीक। तो ये केमिकल रिएक्शंस यहां पर इस चीज में हम लोगों को समझना है कि रिएक्टेंट जो है उन लोगों का ब्रेकिंग होता है एंड रीअरेंजमेंट होता है एटॉम्स का, और नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर। एक तो बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, मतलब ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। देखो बहुत बेसिक चीज बता रहा है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस क्या होता है बच्चों कि बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। क्लियर हुआ? बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। उसके बाद ब्रेक होके क्या होंगे? अरेंजमेंट होंगे, रीअरेंज होंगे, एटॉम्स रीअरेंज होंगे। एटॉम्स जितना भी एटॉम्स बनेंगे, देखो एक मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये दोनों ऐसे टूट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन 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 में टूट गया ऐसे। अब क्या होंगे? इन दोनों के बीच में रीअरेंजमेंट होंगे, राइट। तो एटॉम्स का क्या होंगे? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट,
राइट। एंड आफ्टर दैट रिकॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। क्या होंगे? रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मतलब पहले कंबाइन था, अब टूट गया, फिर से रिकंबाइन हो रहे, राइट। तो बॉन्ड ब्रेक होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब अरेंजमेंट हो रहा है यहां पर, एंड रिकॉम्बिनेशन मतलब बॉन्ड मेक हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि एक केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, तो पहले तो ये सब पता होगा, उसके बाद आप लोग पढ़ोगे कि चलो कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले तो बेस क्लियर कर लो, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ पहले, उसके बाद आगे मैं बता रहे लोगों को, ठीक है, कितना कुछ है। तो फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बॉन्ड ब्रेक होता है, रीअरेंजमेंट होता है, रिकॉम्बिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है। अब देखो यहां पर ये जब एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हम नहीं बताए, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, जैसे कि यहां पर कुछ ऐसा रिएक्शंस होंगे बहुत सारा जहां पर एनर्जी देना होगा, ऐसा भी बहुत सारा रिएक्शंस होंगे जहां पर एनर्जी फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट के साथ साथ, ठीक है। क्योंकि एक रिएक्शन ना बहुत एकदम मतलब सिंपल नहीं है तरीका, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या है यहां पर ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, ये बॉन्ड भी अलग अलग टाइप का फॉर्म होता है, डिफरेंट वे है इन लोगों का फॉर्म होने का। लाइक नॉर्मल कॉम्बिनेशन हो जाए दो एटॉम्स का, लाइक कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे वहां पर। फिर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला चीज है ना, ये आपका जस्ट नॉर्मल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके भी ये बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनेगा तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। देखो ये आप लोगों का चैप्टर क्लियर हुआ? अब देखो तो कोवैलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर उसी के ऊपर बेस करके है, मेटल नॉन मेटल ये सब कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसमें बहुत टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन शेयरिंग करके कैसे होता है, लाइक, तो ये सब के बारे में बात करेंगे। अभी इस यहाँ पर जो इस वीडियो का जो कंटेंट है, यहाँ हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग अभी खुद को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को काम करना होगा, एक एक्टिविटी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बीकर ले आओ, सभी के पास मान लो थोड़ा बहुत कुछ होंगे, तो बीकर जैसा कुछ होंगे, तो उस बीकर को आप लोग अपने पास ले लो। बीकर को लेने के बाद क्या करेंगे? अब देखो बीकर में लेने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा बहुत अगर है तो ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, CaO लिख दिया। तो CaO के क्या करना है? Ca को लेके यहां डालना है, थोड़ा थोड़ा करके यहां पर डाल दो। अब उसके बाद इसमें डालो पानी, इसमें डालो पानी, पानी डाला गया भाई, ठीक है, वाटर डाला गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइन, क्विक 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 लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक लाइन। और इसको डाला गया पानी के साथ, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या होंगे? पानी जब डाला गया, अब ऑब्जर्व करो इसको, क्या मिलेंगे कि कुछ रिएक्शंस हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, और यहां जो है टच करने में हीट लग रहा है, ऐसे हीट महसूस हो रहा है कि हीट है, कुछ बना, कुछ अलग हीट, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ कि हम क्या किए, नॉर्मली बीकर लिए, बीकर में थोड़ा बहुत कैल्शियम ऑक्साइड डाले और उसमें वाटर डाला गया, और ये चीज ऑब्जर्व करने के बाद देखिए कि बीकर थोड़ा गर्म हो गया एंड कुछ अलग चीज बना है। अब क्या बनेंगे अलग चीज? वही प्रोडक्ट है जो यहां बना है आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड था प्लस जो है पानी डाला गया, पानी डालने के बाद दोनों में रिएक्शंस होंगे एंड डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेकिंग, जो बॉन्ड रीअरेंजमेंट, रिकॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट बताएं, वो चीज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो है हीट थोड़ा बढ़ रहा है इसलिए लिख दिए, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अब देखो ये तो कैल्शियम ऑक्साइड था, मतलब क्विक लाइन। अब ये जो बन के तैयार है यहां पर, इसको बोले जाएंगे प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? स्लैक लाइन। क्या नाम है इसका? स्लैक लाइन।
तो इसका प्रॉपर्टी, ये लोग पूरा सब जो भी थे यहाँ पर रिएक्टेंट्स थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि दोनों, एक और एक, दो मिलके एक बना, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना दिए, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। दिमाग में जा रहा है ना चीजें, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और इसी रिएक्शन को बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो टू रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form, to give a single product, a single product, इसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो दो और उससे अधिक जो है रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होंगे, एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट विल फॉर्म, एक ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक से ज्यादा नहीं बनेंगे। यहां कंफ्यूज मत हो, हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जिन लोग के पास होंगे इस हिसाब से लेना होगा मेरे को, कि हाँ इसका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मास है, तो उसको लेंगे एज ए प्रोडक्ट, तो इसी को कंसीडर करना है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, हीट को नहीं। समझ रहे हो ना। तो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, क्लियर हुआ। अब देखो इससे मिलता जुलता, मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और एक कहानी आप लोगों को बता रहे हैं हम। क्या कहानी? घर में देखो ये होता है ना, पेंटिंग होता है ना, व्हाइट वॉल पेंटिंग, व्हाइट वॉशिंग, दिस इज नोन एज व्हाइट वॉशिंग। तो गाइस व्हाइट वॉशिंग वाला जो कॉन्सेप्ट ना इसके साथ जुड़ा होता है, और सवाल भी पूछा गया है कि सर क्या चीज बताने जा रहे हैं आप। देखो एक तो ये है पानी में कैल्शियम ऑक्साइड, जो सूखा चून होता है ना, चून बोलते हैं ना हम लोग उसको, तो सिलेक्ट क्विक लाइन, उसको पानी में डालने के बाद ये सिलेक्ट लाइन बना। अब सिलेक्ट लाइन बनने के बाद उसको क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ। ये एक वाल है और इसमें क्या करते हैं, इसको व्हाइट वॉशिंग करते हैं। व्हाइट वॉशिंग करने के बाद क्या होता है कि वो कुछ घंटों के बाद ऐसा होता है कि पूरा एकदम चकाचक हो गया, मतलब सफेद हो गया सारा, वो रौनक आ गया, एक सफेद सफेद वाला। तो वो चीज ना क्या होता है, उसमें कुछ ना रिएक्शन बनते हैं। देखो अब क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक लेयर बना दिया आप लोग वाल में, वाल पहले फ्री था, अब उसमें एक लेयर चढ़ा दिए। अब उस लेयर चढ़ा देने के बाद क्या होंगे, वो सफेद हो गया और ज्यादा। कैसे हो रहा है ये सफेद, दिमाग लगाओ थोड़ा। अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड है ना एयर में, बुलाओ उसको, बैठ जाएंगे सब आके, CO2 CO2 CO2। जब ये लेयर लगाया गया तो सारा CO2 दौड़ के चले आएंगे और बैठ जाएंगे कि हम यहां बैठेंगे, हम यहां बैठेंगे, छोड़ो 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 छोड़ो। अब ये लोग बैठ गए यहां पर, सारा CO2 आके भीड़ लगा दी यहां पर। अब दोनों जब CO2 के साथ CO2 जब बैठ जाएंगे ना, उड़ नहीं पाएंगे और चिपक जाएंगे एकदम, और एक नया कंपाउंड फॉर्म होंगे। वो कंपाउंड क्या होगा, देखो अभी हम लोग लिखेंगे यहां पर। CO2 बना, CO2 आके इसके साथ बॉन्ड बना, और बॉन्ड बनने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना, उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। और ये सॉलिड होता है दोस्तों, और बहुत सफेद एकदम पूरा व्हाइट वॉशिंग हो जाता है वहां पर। क्लियर हुआ, एकदम व्हाइट हो जाता है चारों ओर। तो इसको ना बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि इससे सवाल आप लोगों का आता है। क्लियर हुआ, व्हाइट वॉशिंग, शाइनी फिनिश हो जाता है एकदम, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग, शाइनी फिनिश हो जाता है एकदम, ठीक है। अब देखो ताज्जुब की बात यह है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, और आपका लाइमस्टोन का फार्मूला दोनों सेम है। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन, तो इसी को उठा के लिख देना, पूरा मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है लाइमस्टोन का फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है इसको, और लाइमस्टोन यू नो मार्बल, राइट। तो मार्बल का जो फार्मूला होता है गाइस, मार्बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है मार्बल का फार्मूला, ठीक है।
मार्बल का जो फॉर्मूला होता है केमिकल यही होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हुआ? ये सारा चीज बता दिया आप लोगों को, जितना भी डू यू नो सेक्शन में था एनसीईआरटी का वो बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लो आप लोगों एक बार। ठीक है, तो मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट सेम चीज है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, और एक चीज, दो चार और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन का। और क्या क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे बताओ, और क्या क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगे बताओ। देखो, कार्बन को अगर हम लोग बांड करते हैं तो वहां पर क्या मिलता है बताओ। कार्बन का अगर बांड करेंगे तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं बताओ। ये C+O2 बन के क्या होता है CO2, तो ये भी दो चीज बन रहा है, मतलब जो दो चीज यहां पर इन्वॉल्वमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन का, और उससे मिलके क्या बन रहा है, CO2 गैस मिल रहा है, राइट। तो ये क्या हो रहा है गाइस, ये भी एक आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। समझ में आया? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, उसको ब्रैकेट में लिखना सही रहता है कि इसका स्टेट कौन है। जैसे कार्बन जो है उसको सॉलिड लिख दिए, ऑक्सीजन को जो है गैस लिख दिए, और CO2 जो बन के तैयार है वो भी क्या है आपको लोग का ना, गैस इस फॉर्म में रह रहा है। ठीक है, तो यहां पर रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 मिलकर प्रोडक्ट 1 बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखो पानी बनने वाला जो चीज है ना, पानी बनने वाला H2 गैस प्लस O2 गैस, ये दोनों मिलके वाटर बना दिए, तो ये भी आपका क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी आपका यहां पर कंफ्यूज हो रहा है तो आप O2 लिखो ना, क्या दिक्कत है। तो ये भी आपका क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो देख सकते हो आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कितना आसान है। ठीक है, अब देखो ये जो पहला वाला हम लोग एक्टिविटी किए वहां पर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा था, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा था। तो अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि कॉम्बिनेशन भी है और साथ साथ हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है उसके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें, तो रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होते हैं, जहां पर हीट बनते हैं, सिस्टम गर्म हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कुछ ना कुछ तो बोला जाएगा ना उसको। जैसे कुछ अलग चीज हो रहा है ना ये, तो उसको बोला जाता है गाइस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग अभी, देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंडर में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर कि बहुत सारा ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मिल जाएंगे आप लोगों को जो कि एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या है कि रिएक्शंस जहां पर क्या होता है, हीट जो है, हीट बनते हैं, इवॉल्व होते हैं आफ्टर द रिएक्शंस, हीट बनते हैं आफ्टर रिएक्शंस। क्लियर हुआ? जैसे कार्बन को बर्न किया आप, CO2 बना और साथ में बना हीट, तो ये हीट बनने वाला जो जितने भी रिएक्शंस मिल जाएंगे आप लोगों को, सब क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंडर में आएंगे। ठीक है, अब देखो और भी बहुत सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम लोग बता सकते हैं। जैसे देखो ये आपका कॉम्बिनेशंस में आ जाएंगे, बट बाकी जो हम लिखेंगे वो कॉम्बिनेशंस में नहीं आएंगे। जैसे कि CH4, इसको अगर हम लोग बर्न करें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां से दोस्तों क्या मिलेंगे, यहां से मिलेंगे CO2 प्लस वाटर। अब देखो दो चीज मिल गया ना, अब ये कॉम्बिनेशंस नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना है, बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं। ये आपका कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे, बट ये कॉम्बिनेशन था, दोनों चीज मिलके एक बन रहा था, एक बनना सिंगल बनेंगे जहां पर उसी को कॉम्बिनेशन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। और यहाँ यह दो चीज यहाँ पर रिएक्टेंट है, अब प्रोडक्ट भी दो हो रहा है और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बताओ और क्या क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आप लोगों को पढ़ना होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, क्या क्या चीज बताओ। देखो जो खाना खाते हैं हम लोग, ऑब्वियसली फूड लेते हैं, तो उसका होता है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, उसमें वो ग्लूकोज में बनता है अल्टीमेटली, छोटा छोटा मतलब एंजाइम्स होते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया। अब क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका बर्न होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनता है, वाटर बनता है, लाइक ऐसा होता है ना। देखो लिख रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखना है आप लोगों को कि जो हम लोग खाते हैं फूड, तो उसमें डाइजेशन होता है,
ठीक है, जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब खा लिए कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है गाइस, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे राइस में मिलता है, पोटैटो में मिलता है ना कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो फूड से आता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहां से आ रहे हैं ना, फूड से, जो फूड आइटम हम लोग खाते हैं लाइक, तो वहां से आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारा ऐसे एंजाइम्स का काम रहेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल फूड कंपोनेंट में बदल जाएंगे, जैसे कि ग्लूकोज में बदल गया। क्लियर हुआ? अब ग्लूकोज में जब बदल जाएंगे ना, तो ग्लूकोज क्या होंगे, इसका होंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस और बनेंगे गाइस CO2, वाटर, ये सब चीज बनेंगे और साथ में एनर्जी भी बनेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ जो ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ ना, ये चीज बोला जाता है गाइस, ये चीज को बोला जाता है रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, नहीं तो एनर्जी कहां मिलेंगे, खाना खाएंगे, खाना रह जाएंगे, खाना का डाइजेशन नहीं होंगे, तो इसलिए ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, एज ए फ्यूल के हिसाब से काम करते हैं, और ये सारा घटना को घटाते हैं ऐसे सेल में, ठीक है। ये सारा चीज कहां होता है, सेल में होता है, राइट। ये जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है गाइस, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। ऐसे ग्लूकोज का एनारोबिक ऑक्सीडेशन फ्री होते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी बनता है, ऐसे मेसल्स क्रैम्प्स में पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो चीज समझाना चाहते हैं हम कि फूड आइटम जो भी लेते हैं, पोटैटो वगैरह, राइस, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, पॉलीमर है एक ग्लूकोज का, तो वो टूट जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स उसके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट ये सिंपलर एक फॉर्म में चले आते हैं, सिंपल फॉर्म में चले आते हैं गाइस। और क्या है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, C6H12O6 होता है। आफ्टर दैट जो ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग ना, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं जो ऑक्सीजन, वो यहाँ पर काम आते हैं इसको डाइजेशन करने में, जो कि क्या बनेंगे, CO2 एंड वाटर। तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शंस में हीट बन रहा है, मतलब ये रिएक्शंस भी क्या है आप लोगों का, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंडर में आ रहा है। इसमें कोई भी झमेला, कोई भी मतलब परेशानी वाली बात नहीं बताए हम, ठीक है। बात क्लियर हुआ? अब हम लोग इसको लिख लेंगे, जैसे कि C6H12O6 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन लेके आओ, तो बनेंगे आपका 6CO2 प्लस H2O, कितना मॉलिक्यूल H2 बनेंगे, 6H2O। अब देखो दोनों तरफ सेम है, ठीक है, दोनों तरफ सेम है, और यहां बनेंगे गाइस बहुत सारा एनर्जी, जिसके लिए हम लोग जो एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी हम लोग एज ए फ्यूल काम करते हैं, हम लोग एनर्जी मिलता है, मतलब बहुत सारा काम कर सकते हैं उस एनर्जी को लेके, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब देखो होता है ना बहुत सारा चीज हम लोग खाते हैं, इसके बाद वेजिटेबल जो भी वेस्ट होता है ना, सब्जी वगैरह बनाने के टाइम बहुत सारा ऐसे छिलके वगैरह रह जाता है, तो उसको हम लोग किसी गड्ढे में रख देते हैं, डस्टबिन में कलेक्ट करके गड्ढे में फेल देते, ठीक है। तो मान के चलो आप लोग का घर में एक ऐसा छोटा सा गड्ढा है, जिसमें आप लोग डे बाय डे जो भी डेली वेस्ट बनता है वहां से, वेजिटेबल से, ठीक है, जो भी वेजिटेबल से वेस्ट बनता है, उसको क्या करते हैं आप लोग कि इस कूड़ेदान में डाल देते हो। अब क्या होता है, यहाँ पर जमा होते हैं, जमा होने के साथ साथ क्या होता है, नोटोरियस बैक्टीरिया आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, बैक्टीरिया, राइट। तो बैक्टीरिया आके क्या करते हैं, सड़ना स्टार्ट कर जाता है इन लोगों का, राइट। तो ये क्या होता है कि डिकम्पोज होता है ना इन लोगों का, डिकम्पोज मतलब समझते हो ना, डिकम्पोज होना मतलब वेजिटेबल जो है वेस्ट, उसको डिकम्पोज करते हैं, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हीट जो है इवॉल्व होते हैं, और ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंडर में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ?
क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो वेजिटेबल मैटर का जो कंपोस्ट बनना, डिकम्पोजिशन, अब ये डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है, ये ना आप कंपोस्ट बना लेते हैं, और जो खेत होता है ना, खेत में भी डाला जाता है इसको, न्यूट्रियस होता है ये लोग, ठीक है, वो मिट्टी में जो है मिनरल्स ऐड करते हैं, ठीक है, और ये अच्छा होता है सेहत के लिए। जैसे और इनऑर्गेनिक जो कंपोस्ट होता है उसको, उससे तो बहुत अच्छा है ये, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्या होता है वो, ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ये तो अच्छा है, ठीक है, ग्रीन फार्मिंग सही है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें और क्या चीज के बारे में बात करेंगे बताओ, और क्या चीज के बारे में बात करेंगे, तो कॉम्बिनेशंस लगभग आप लोगों का बहुत सारा एग्जांपल के साथ बता दिए, सारा कुछ चीज बता दिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा यहाँ पर। तो कॉम्बिनेशंस खत्म करते हैं यहीं पर। अब हम लोग चलते हैं डीकंपोजिशन में, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डीकंपोजिशन को में, और इसी को है बहुत अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल। डीकंपोजिशन हेडिंग लगाओ सभी, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो नाम में ही इसको बता रहे कि डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो इसको समझने से पहले एक एक्टिविटी को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, एक एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो एक बीकर में, अच्छा एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, FeSO4, फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट लिए आप लोग। अब इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब क्या हुआ कि इसको इसमें लेने के बाद आप क्या किए, इसमें स्ट्रॉन्ग हीट कर दिए। हीट करने के बाद जो फ्लेम होता है बर्नर का, उसमें हीट करने के बाद देखे कि ये चीज बदल गया, और ये पहला जैसा नहीं रहा, ये क्या हुआ, कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया, व्हाइट हो गया एकदम कलरलेस, ठीक है। तो क्या घटना घटा यहाँ पर, जो कि ये चीज हुआ, क्या चीज हुआ यहाँ पर, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हीट करने के बाद, हीट करने के बाद ये जो वाटर था, क्रिस्टल वाटर, वो तो पहले गायब हो जाएंगे। उसके बाद आप फर्दर हीट कर रहे हो उसको, तो FeSO4 क्या क्या चीज में बदलेंगे ना, FeSO4 हो जाएंगे आपका Fe2O3 में, प्लस बन जाएंगे SO2 में, ठीक है, प्लस SO3 बनेंगे। तो ये सारा चीज वहां पर हीट करने के बाद बन रहा है, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो देखो एक 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 हम लोग रिएक्टेंट यूज किए, और उसको हीट करने के बाद आफ्टर हीटिंग इतना सारा कुछ प्रोडक्ट जो है यहाँ बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज का, डिफरेंट डिफरेंट फेज का, ठीक है। फेज का मतलब यहाँ सॉलिड था, और यहाँ देखो गैसियस भी मिल रहा है और सॉलिड भी मिल रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप लोग के पास प्रोडक्ट बन के तैयार है अभी आफ्टर हीटिंग द दिस सॉल्ट, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो FeSO4 है, उसको हीट करने के बाद इतना सारा प्रोडक्ट जो है आप लोग के पास तैयार है। तो क्रिस्टल नहीं रहा, वो क्रिस्टल टूट गया, क्रिस्टल टूट गया, और ये चीज यहां से बन गया, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारा चीज। तो गाइस पहले ये वाटर लूज किए, फिर इसका क्रिस्टल चेंज हो गया, डिकम्पोज हो गया, ये सारा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो ऐसा ही होता है, जब एक आप क्रिस्टल को हीट करते हो, और उसमें जो क्रिस्टल वाटर रहता है, वो क्रिस्टल वाटर गायब हो जाता है, मतलब हट जाते हैं वहां से, और ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट पूरा क्रिस्टल टूट जाता है, एंड इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके रिलेटेड सवाल क्या आ सकता है कि FeSO4, हाइड्रेटेड FeSO4 को हीट करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन रहेंगे आपका, लिख दो, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे वो लिखो। तो डेफिनेटली आप इस हिसाब से चल सकते हो, तो पूरा का जो पूरा मार्क्स जो है अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक जो है, फेरिक
ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, इसको अच्छे से लिख देते हैं। चलो, तो देख और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है आप लोगों के पास समझाने के लिए, तो आप वो चीज हम लोग लिखेंगे अभी, तो इसको थोड़ा हटा लेते हैं यहां से। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट पता है आप लोगों को, तो पूछा जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो डेफिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो बनेंगे भाई ये और CO2 गैस, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो क्या बनेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे और CO2 बनेंगे, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखो और एक चीज ले रहे हैं यहां पर हम लोग, लेड नाइट्रेट ले लो, ठीक है, लेड नाइट्रेट पता है ना आप लोगों को, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, तो इसको अगर हीट करेंगे ना, देखो बैलेंसिंग इक्वेशंस में पढ़े थे हम लोग को कैसे बैलेंस करेंगे, लाइक, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद यहाँ पे हीट किया गया तो यहां बनेंगे गाइस, क्या बनेंगे, PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब बैलेंस कर लो इसका, ठीक है, बैलेंस कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 लेना होगा, ये 2 बनेंगे, ये 4 और ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो देखो यहां पर भी लेड नाइट्रेट को हीट करने से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पर ना ऑब्जर्वेशन एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शंस में एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों को बता दे रहे, क्या ऑब्जर्वेशन, उसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि एक ब्राउन वेपर का गैस निकलता है, बताओ वो गैस कौन है। एक ब्राउन वेपर का गैस मिलता है तो बता दो वो वेपर, मतलब वो वेपर, ब्राउन वेपर वाला गैस कौन सा गैस है, ठीक है, और क्या चीज को हीट करने के बाद ये जो है गैस बन रहा है, तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और लेड नाइट्रेट को हीट करके ये चीज मिलता है। तो 3 जो रिएक्शन देखे सब में हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं भाई, इनपुट जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं हीट दे रहे हैं ना, और हीट के प्रेजेंस में ये सारा चीज टूट के ऐसे ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट में बना रहे हैं। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट, जब एक सिंगल प्रोडक्ट से, एक सिंगल रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट आफ्टर ब्रेकिंग गिव्स more than 2 products, 2 or more than 2 products, 2 or more products, क्लियर होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है, एक सिंगल रिएक्टेंट आफ्टर ब्रेकिंग गिव्स 2 और मोर प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, यहां पर समझ में आ चुका है, क्लियर हुआ। तो ये एकदम उल्टा हो रहा है, नहीं, एकदम अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, बहुत गहराई से समझो इसको, एकदम अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है कि नहीं। वहां पर एक दो बहुत सारा चीज मिलके एक चीज बना रहा था, यहाँ पर एक चीज टूट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहा है, तो डेफिनेटली उसका अपोजिट है। अब यहां जो है हीट दे रहा है, ठीक है, हीट से इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो जब हीट से ब्रेक किया जाता है ना, हीट अप्लाई करके ब्रेक किया जाता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। तो क्या है, जितना भी सारे जो रिएक्शंस लिखे हम यहाँ पर, वो सारे के सारे रिएक्शंस किसके अंडर में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आ रहा है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन के अंडर में, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो सर थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, और कैसे टूटा जा सकता है किसी चीज को ना, देखो गाइस 3 टाइप का डिकम्पोजिशन हो सकता है यहाँ पर। एक तो आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट अप्लाई करके थर्मली टूट सकते हो आप किसी चीज को, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक होता है आप इलेक्ट्रिसिटी देके भी कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देके भी मतलब किसी चीज को ब्रेक कर सकते हो, एंड और क्या कर सकते हो आप लाइट देखकर भी क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो 3 टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप लोगों को याद रखना होगा, और हर एक का एग्जांपल्स अच्छे से सही ढंग से पढ़ के समझ के माइंड में रखना होगा, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थर्मल हम लोग पढ़ लिए 3 टाइप का, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, उसके बाद लेड नाइट्रेट वाला, एंड जो है
आयरन सल्फेट वाला चीज पढ़ लिए और याद भी हो चुका है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से कैसे तोड़ेंगे चीजों को, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके कैसे तोड़ा जाता है उसको हम लोग अभी विथ डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो देखो चलो इरेज कर दिया। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो एक एक्टिविटी देखते जाओ क्या बना रहे हैं हम। एक प्लास्टिक का मॉग है ना, प्लास्टिक का मॉग बनाओ, प्लास्टिक का मॉग बनाओ ऐसे। अब इसमें दो जगह होल करो और रबर स्टैम्प लगा दो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जहां रिएक्शंस होते हैं तो इलेक्ट्रोड फिट कर दो, इस इलेक्ट्रोड फिट कर दिए ऐसे, इलेक्ट्रोड फिट कर दिए ग्राफाइट का, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड ग्राफाइट का है, ग्राफाइट ग्राफाइट का ये इलेक्ट्रोड है। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रोड में क्या करना है आप लोगों को, देखो ये प्लस है, मान लो ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है और ये माइनस है, तो इसको बोलेंगे एनोड, ठीक है। इसको बोला जाएगा एनोड, इसको एनोड, और यहां पर इसको बोला जाएगा नेगेटिव जो है ना चार्ज वो कैथोड। क्लियर हुआ? तो ये बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड रहेंगे और यहाँ एक 6 वोल्ट का एक सेल ले लो, ठीक है। 6 वोल्ट का एक बैटरी के साथ इसको जोड़ दो, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसमें क्या लेना है, पानी लेना है और पानी में थोड़ा बहुत डाइल्यूट H2SO4 H+ डाल दो, ठीक है। आफ्टर दैट 2 टेस्ट ट्यूब लेके क्या करना है आपको, यहां पर ऐसे फिट कर देना, जैसे जो भी कुछ प्रोडक्ट वगैरह निकले वो बाहर ना जाए, ऐसे करके फिट कर दो। 2 टेस्ट ट्यूब लेके ऐसे करके रबर के साथ फिट कर दो, ठीक है। वो जो रबर स्टॉपर है उसके साथ फिट कर दो। सारा कुछ चीज क्लियर हो गया, सेटअप समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो इसमें क्या है, ये प्लास्टिक मॉग है, प्लास्टिक मॉग है, ये इलेक्ट्रोड है ग्राफाइट का, ये एनोड है, कैथोड है। एनोड मतलब पॉजिटिव एंड के साथ जो बैटरी के कनेक्टेड है, एनोड मतलब पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है बैटरी का, और कैथोड मतलब नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? अब ये 6 वोल्ट का बैटरी है, अब जब बैटरी ज्वाइन कर देंगे तो क्या होंगे, रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब रिएक्शंस यहाँ दो जगह रिएक्शंस होंगे भाई, एक तो कैथोड में रिएक्शंस होंगे और एक होता है एनोड में रिएक्शंस। देखो ज्यादा कुछ आप लोग को याद नहीं रखना, बस समझना ये एक्टिविटी, तो बहुत सारा चीज बताने का है लेकिन उतना सारा चीज बताने का फायदा नहीं है अभी। तो कैथोड में आप लोग जस्ट याद रख लो कि यहां पर होता है रिडक्शन, ठीक है, कैथोड में होता है रिडक्शन और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। समझ में आया? एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां क्या हो रहा है, एक्चुअली वाटर का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। H2 जो है उसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? तो वाटर का ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, वाटर का ब्रेकेज हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ कैथोड में रिएक्शन होने के बाद यहां पर बनेंगे आपका हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ठीक है, और यहां पर बनेंगे O2 गैस। बस इसी को समझ लो आप लोग। तो यहां बबल्स फॉर्म होंगे, जो उस गैस को अगर कलेक्ट करोगे आप लोग तो देखोगे क्या, यहां पर कैथोड में तो डेफिनेटली कैथोड में क्या बन रहा है, H2, और एनोड में बन रहा है O2, ठीक है। कैसे चेक करोगे ना, ये जो कैथोड में जो गैस बन रहा है ना उसको बाहर करके बहुत सावधानी के साथ उसको बाहर करके अगर उसमें फ्लेम दो, एक मैचस्टिक लाओगे, बर्निंग मैचस्टिक, तो वो पॉप साउंड करके जो है वो एक्सटिंग्विश कर जाएंगे, तो यहां पर ऐसे पता चलेगा कि हाँ ये तो हाइड्रोजन गैस ही है। क्लियर हुआ? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, बच्चे को यहां पर दिक्कत होता है बट बहुत सही तरीके से एंड आसान तरीके से समझा दिए कि कैसे चीजों को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, और उसको इतना अच्छे से एकदम लूसिड वे में समझ सकते हैं।
कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। एक प्लास्टिक बॉम्ब से स्टार्ट किए और नतीजा ये निकल के आ गया कि वाटर टूट गया आफ्टर अप्लाइंग द करंट। 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ने के बाद ये टूट गया, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया और एनोड और कैथोड में 2 डिफरेंट डिफरेंट गैस जो है बन के तैयार है। अभी 2:1 रेशियो में बनेगा हमेशा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब और एक चीज बाकी है जो लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे उसको। तो इसको पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको जो है पहले इरेज कर लो। देखो सिल्वर क्लोराइड को हम लोग एज फॉर एग्जांपल लेंगे यहां पर लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, और यू कैन से फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट होता है ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखो सारा कुछ चीज बताएंगे आप लोगों को, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है कि आधा उधर छोड़ के मतलब चले गए पढ़ा के, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। पूरा सिस्टमेटिक के साथ चल रहा है, आप लोग नोटिस कर रहे हो, ठीक है। और कम्युनिटी में जो भी सवाल देना ना उसको सॉल्व किया करो। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, देखो एक क्या करना है आप लोगों को, चाइना डिश लेना है। चाइना डिश में क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड लेना है, AgCl लेना है। अब देखो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है ना, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। ये क्या होता है गाइस, व्हाइट कलर का होता है। अब ये व्हाइट कलर का होने के बाद क्या किए हम लोग, इसको सनलाइट में रख दिए, सन रे में रख दिए। अब सन रे में जब इसको रखा गया तो ये कुछ देर बाद हम लोग क्या देखे कि ये व्हाइट कलर ग्रे कलर में बदल गया, ठीक है, ये ग्रे कलर में बदल गया। तो कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है बताओ आप लोग, क्या हुआ है, रिएक्शंस हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ रिएक्शंस तो जरूर होंगे यहाँ पर। जैसे कि कलर चेंज होने पे पता चलता है हम लोगों की रिएक्शंस होता है, राइट। तो डेफिनेटली कुछ रिएक्शंस होगा यहाँ, और Ag बन रहा है और Cl2 यहां से निकल गया। Ag का डिपोजिशन हुआ, ग्रे कलर का होता है Ag, सिल्वर क्लोराइड Ag में बदल गया, ग्रे कलर का हो गया और ऐसे डिपोजिशन हो गया Ag का और क्लोरीन गैस निकल गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन याद रख लेना आप लोग कि 2AgCl, ठीक है, यहां लिख देते हैं इसको अच्छे से, 2AgCl 2Ag प्लस Cl2। और एक रिएक्शन है AgBr करके, तो सेम रिएक्शंस यहां पर भी होंगे। इसको भी सनलाइट में रख दो, इसको भी सनलाइट में रख दो, तो ये भी क्या बनेंगे, ब्रोमीन बनेंगे यहां से, ठीक है, यहां से भी क्या बनेंगे ना, ब्रोमीन बनेंगे आपका, ऐसे करके, ठीक है। और गाइस ये दोनों रिएक्शंस जो होता है ना, दोनों रिएक्शंस फोटोकेमिकल जो मतलब फोटोग्राफी होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, तो वहां पर यूज करते हैं। सो ये दो रिएक्शंस जो होता है वो फोटोग्राफी में मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। 3 टाइप का डिकम्पोजिशन पढ़ लिया हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझा दिए ये सब, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो वी कैन मूव। अब देखो एक चीज ना आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे तो जैसे याद रह जाए, जैसे वहां पर हीट इवॉल्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे कि नहीं, हीट दे रहे, तो हीट देने से टूट रहा है चीजें, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो हीट देने से डिकम्पोजिशन हो रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो डेफिनेटली जैसे हीट फॉर्म होने का जो प्रोसेस था उसको एक्सोथर्मिक बोल रहे थे, तो हीट देने का जो प्रोसेस है उसको फिर क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखो उसको हम बता दे रहे हैं आप लोगों को क्या होता है कि हीट देने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है। तो एक रिएक्शन से जहां पर हीट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक रिएक्शंस में हीट दे रहे हैं मतलब अप्लाई कर रहे हीट। तो हीट जब हम लोग अप्लाई करते हैं, हीट जब अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलता है, अप्लाई करता है हीट को, तो उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, जहां पर हीट का रिक्वायरमेंट हो रहा है, हीट का नीड हो रहा है, ठीक है, हीट जो है
यहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रहा है हीट एनर्जी। चलो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो लंबा चलेगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोर मत हो बस। चलो हेडिंग लगाओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसको भी एक बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक्टिविटी के साथ। देखो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, देखो डिस्प्लेस हो जाना, किसी चीज को किसी चीज से डिस्प्लेस कर दो। जो अब ये घटना अगर सॉल्यूशंस में होंगे तो डेफिनेटली वो कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं वहां पर से, हाँ चलो कलर था पहले ऐसा, कलर फेड हो गया लाइक दिस, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। आप क्या करोगे, एक पहले चीज था, मान लो ए था प्लस बी सी था ऐसे करके, अब बी और ए क्या किया, बी को हटा के बी का प्लेस ले लिए, मतलब अब ए के साथ सी का बॉन्ड हो गया और बी अलग हो गया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है। ए और बी सी था ऐसे सॉल्यूशन में, क्या हुआ, ए क्या हुआ, बी को हटा के बी का जगह ले लिए और बी हट गया, तो बी पहले सी के साथ बॉन्डेड था, अब ए और सी के बीच में बॉन्डिंग हो गया, बी को हटा दिए। बस इसको ध्यान में रखना है कि जो पावरफुल है वो थोड़ा वीक जो होता है उसको हटा देते हैं रास्ते से, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक एक्टिविटी के साथ समझते हैं। तो एक्टिविटी को करने के लिए थोड़ा एक्टिव हो जाओ आप लोग। देखो पहले तो क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो 2 ऐसे, और 2 टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट ले लो, ठीक है। दोनों में क्या है, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा दिखता है, ऐसे ब्लू कलर का होता है ना, ये ब्लू कलर। तो इनिशियली आप लोग कॉपर सल्फेट 2 टेस्ट ट्यूब में लिए, नाउ टेक कुछ 3 पिंस, आयरन का नेल्स ले लो 2-4, 2 लेने से चलेगा, 3 ले लो, 3 आयरन लेंस ले लो, आयरन नेल्स, ठीक है, आयरन का बना हुआ नेल्स ले लो। अब नेल्स लेने के बाद 2 आयरन नेल्स उठा के इसमें रखो, कोई भी एक में रख दो, 2 आयरन नेल्स को लेके ऐसे करके यहां डिसॉल्व कर दो, जैसे पूरा डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन में उसको क्या करना है, डीप करके रख देना है, पूरा एकदम डीप है, एकदम पूरा डीप है, इसको थोड़ा ऐसे बांध के नीचे डिसॉल्व कर दो, इमर्ज कर दो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब उसमें डिसॉल्व कर दो। डिसॉल्व नहीं करेंगे, मतलब इमर्ज करना है, डिसॉल्व मतलब टूट जाता है पूरा, तो इमर्ज करना सही रहेगा यहां पर, ठीक है। इमर्ज्ड, ठीक है, इमर्ज्ड कर दो उसको। अब गाइस क्या होगा, थोड़ा बहुत रुक जाओ आप लोग, 10-20 मिनट्स तक रुक जाओ और देखो क्या होता है। 10-20 मिनट्स रुकने के बाद एक चीज नजर आएगा आप लोगों का, क्या चीज, कि ये जो आयरन था, ये आयरन का कलर चेंज हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये आयरन का कलर चेंज हो गया और इस सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। और एक आयरन नेल जो था आप नॉर्मल ऐसे रख दिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए, कि जिसको इसमें डाला गया है उसके साथ इसको देखेंगे तो क्या डिफरेंस नजर आएंगे, तो डेफिनेटली उसको अलग करके रख दिया आप लोग। तो क्या देखे हम लोग कि ये जो आयरन नेल्स था जिसको यहां पर इमर्ज किया गया था, वो पूरा चेंज हो गया, उसके ऊपर एक लेयर लग गया, ठीक है। और ये सॉल्यूशन भी फेड हो गया, पहले जैसा नहीं रहा ये, इसके साथ अगर कंपैरिजन करोगे आप लोग, ये ब्लू कलर जो था उस जैसा नहीं रहा, तो कुछ ना घटना घटी है यहां पर,
तो क्या चीज हुआ है देखो, पहले कॉपर सल्फेट था, कोई दिक्कत नहीं था, अब आयरन आया, दिक्कत क्रिएट हुआ, और आफ्टर द दिक्कत क्या हुआ ना, ये आयरन क्या किए, कॉपर, बेचारे कॉपर को हटा दिए, सल्फेट से अलग कर दिए, और इसका जगह ले लिए ये FeSO4 बना दिए, और क्या हुआ, यहां पर कॉपर जो है ये अलग हो गया। और ये जो कॉपर अलग हो गया ना, यही वाला कॉपर क्या क्या होता है कि वो जो आयरन नेल है उसके ऊपर जो है लेयर बनाना स्टार्ट कर देते, जैसे कि आयरन नेल था वहां पर कॉपर जब ऐसे करके लेयर बना लेते हैं और उसका कलर जो है चेंज हो जाता है उस आयरन नेल का। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, कि कॉपर का कलर जो है आपका, आयरन नेल का कलर थोड़ा क्या हुआ, कॉपर ब्राउनिश कलर का होता है, तो डेफिनेटली यहां पर एक ब्राउनिश कलर का लेयर बन गया। ठीक है, यहां पर जो है आप देख सकते हो कि ब्राउनिश कलर का जो है एक लेयर बन जाएगा इधर। ठीक है, अबव द आयरन नेल। क्लियर? तो रिएक्शंस ये होता है आपका, कॉपर सल्फेट आयरन FeSO4 और Cu बनेगा। ठीक है, और कॉपर सल्फेट क्या कलर का है, ब्लू कलर का है, और आयरन सल्फेट जो है बहुत ही लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हो कि कैसे कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। कई और भी रिएक्शंस होंगे जहां पर ये चीज होता है। एक्चुअल में क्या होगा, ये जो है यहाँ पर सल्फेट आयन करके रहता है, और ये कॉपर 2+। ठीक है, और ये आयरन फिर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और आयरन 2+ बनाएंगे, एंड डेफिनेटली फिर वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करके कॉपर को रिड्यूस कर देंगे, कॉपर ऐसे डिपोजिशन हो जाएंगे, कॉपर को अलग कर देंगे सोल्यूशन से। ऐसा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और ये कौन किसको डिस्प्लेस करेंगे, ये हम लोग मेटल एक्टिविटी सीरीज में देखेंगे, कि जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर रहता है ना, वो नीचे रहने वाला मेटल्स आयंस को उसके सोल्यूशन से अलग कर सकता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें कि आयरन का जो स्थान है वो कॉपर से ऊपर है, तो इसीलिए कॉपर को क्या कर रहे हैं, आयरन डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब कॉपर का जो आयंस है वो सॉल्ट में जब रहता है इसे आयंस फॉर्म करके, तो उसको क्या कर सकते हैं, आयरन जो है हटा सकते हैं, कॉपर 2+ को आयरन क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर। ऐसे मतलब पूरा अकॉर्डिंग टू द मेटल एक्टिविटी सीरीज होता है, इसमें और कोई बात नहीं है। जो मेटल एक्टिविटी सीरीज के ऊपर रहेंगे वो नीचे वाला जो है उसको डिस्प्लेस कर सकता है इसको सोल्यूशन से। ठीक है, क्लियर हुआ? और भी देखो 2-4 एग्जांपल से ये और भी आसान करते हैं चीजों को, बट आई होप आप लोगों को ये एक्टिविटी करने के बाद समझ में आ गया कि चीजें क्या हो रहा है। ठीक है, देखो अगर बात करें कॉपर सल्फेट और जिंक की, तो गाइज यहां पर भी सेम चीज होता है, जिंक कॉपर के ऊपर रहता है, कॉपर से ऊपर रहता है कि नहीं जिंक, बताओ। तो यहां पर भी क्या करते हैं, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे और बन जाएंगे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर हुआ? और भी बहुत सारा रिएक्शंस आप लोगों के पास ऐसे मिल जाएंगे बुक्स में। ठीक है, जैसे आपका हो गया लेड और क्यूप्रिक क्लोराइड के बीच में एक रिएक्शन से, लेड मतलब Pb और क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। ठीक है, CuCl2, तो इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शंस करेंगे तो डेफिनेटली क्या होंगे, वहां पर लेड क्लोराइड का एक ऐसा लेड क्लोराइड बनेंगे और कॉपर का डिपोजिशन हो जाएंगे ऐसा करके। तो इतना सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आप लोग देख लो, एंड जो मैकेनिज्म है बेसिक चीज है, और भी कोई भी कुछ भी देंगे तो हो जाएगा आप लोगों से जब आप लोग मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ लेंगे, और ये हम लोग बहुत ही आने वाला क्लास में पढ़ लेंगे इसके बारे में। ठीक है, समझ में आया? अब गाइस एक चीज और भी बाकी है, यहां पर क्या चीज बाकी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यहां पर पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट आगे के क्लास में हम लोग बाकी चीजों को लेके बात करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अब यहां से ना एक चीज तो आप लोगों को क्लियर हो ही रहा है कि जिंक जो है सॉरी आयरन जो है ये लोग मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से। यहां से ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, ये जो जिंक है और ये जो आयरन है दे आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, क्या है, ये लोग
आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। समझ में आया? एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया। चलो, और जो भी बच्चे ये चीज देख रहे हो, एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। 3 चीज कर लो। आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज तो आप लोग कर ही सकते हो। बस दिल में इच्छा होना चाहिए कि चलो ये कर देते हैं सर के लिए। तो भाई आगे बढ़ते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बस डबल लगा दो। आप लोगों को तो दोबारा लिखना होगा क्योंकि यहां तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, ये ना एक एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4 प्लस ले लो आप लोग बेरियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और ये दोनों क्या रिएक्शंस के बाद बनाएंगे, उसको पहले हम लोग इसको आयंस में बदल देते हैं। आयंस में तोड़ डालो इसको, ऐसे आयंस में तोड़ डालो इसको, ठीक है, ऐसे ही करोगे आप लोग। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे, ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे मतलब ये यहां आएंगे और ये इधर जाएंगे। क्लियर? तो Na इधर जाएंगे तो Na और Cl बॉन्ड करेंगे और यहां बनेंगे NaCl, ठीक है। और बेरियम अगर यहां पर आएंगे तो डेफिनेटली क्या बनेंगे, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अब देखो ये ना व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, नहीं ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। देखो आप लोग ना एक चीज तो नोटिस कर रहे हो कि केमिकल रिएक्शंस में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होंगे जो ऑब्जर्व करने लायक हो जाए। कलर चेंज हो गया, प्रेसिपिटेशन बन गया, कुछ गैस इवॉल्व हो गया, तो यहां पर प्रेसिपिटेशन बन रहा है, तो डेफिनेटली ये भी एक केमिकल रिएक्शंस है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट के अंडर में आता है। तो ये एक एग्जांपल है, अच्छे से समझ लो आप लोग। Na2SO4 बेरियम क्लोराइड हो रहा है आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है यहां पर। और एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं यहां, जो ये प्रेसिपिटेट जो होता है यहां पर ये इनसोल्यूबल होंगे, डेफिनेटली ये जो होगा यहां पर इनसोल्यूबल होगा, ठीक है, ये इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है। तो यहां से डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा। और ये बेरियम सल्फेट कैसे बना, डेफिनेटली सल्फेट आयन SO4 2- एंड बेरियम 2+ आयन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये चीज बना है। क्लियर हुआ? तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप लोग के पास अभी कॉन्सेप्ट के साथ तैयार है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो और एक चीज दे रहे हैं आप लोगों को, लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड का अगर रिएक्शंस करेंगे, वो भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शंस का एग्जांपल है। क्या बताया आप लोगों को, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 होल ट्वाइस और Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड। तो देखो यहां पर क्या होगा ना, डेफिनेटली आप लोग वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो जो हम बताएंगे आप लोग अभी, कि लेड 2+ और नाइट्रेट आयंस बना यहां से, और यहां इसको तोड़ डालो तो K+ बन रहा है और आयोडाइड आयन बन रहा है। कोई ना किसी को दिक्कत होगा ही नहीं, अगर कोई किसी ने जो भी बच्चे ने देख रहा है इसको बहुत अच्छे से देख रहा है। तो देखो क्या होगा, अभी ये प्लस के साथ इसका जो है एक्सचेंज कर दो, मतलब इसको यहां लगा दो और इसको यहां सेट कर दो, तो लेड के साथ अगर यहां आ जाएंगे तो लेड आयोडाइड बन जाएंगे PbI। अब देखो ना PbI बहुत लोग लिख देंगे, क्यों लिखेंगे PbI, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो PbI क्यों लिखे, हम तो चार्ज पता है ना हम लोग को, जैसे Pb2+ होता है, I- होता है, तो 2 यहां जाएंगे और 1 यहां जाएंगे, तो ऐसे क्रिस क्रॉस करने के बाद PbI2 बनेगा ना, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला होगा ना कि PbI होगा। तो ये गलती मत करो आप लोग। तो PbI2 बना, उसके बाद प्लस जो है ये नाइट्रेट है, यहां पर नाइट्रेट आयन है ना, नाइट्रेट NO3-1 होता है, नाइट्रेट होता है NO2-, ठीक है। तो नाइट्रेट के साथ ये देखो, अरे बाबा कैटायन और एनायन जो होता है ना, कैटायन और एनायन दोनों मिलके रिएक्शंस होता है, एनायन एनायन थोड़ी ना रिएक्शंस होगा, दोनों तो रिपल्सन करेंगे। तो कैटायन और एनायन के साथ रिएक्शंस होंगे, उसका जोड़ी बनाओ आप लोग,
प्लस के साथ माइनस का जोड़ी बनाओ, प्लस के साथ माइनस का जोड़ी बनाओ, ऐसे करके तब ना न्यूट्रल होंगे, तब ना सॉल्ट बनेंगे। तो क्या हुआ गाइस, प्लस के साथ माइनस का इंटरेक्शन होगा, तो इसीलिए यहाँ ये बना और यहाँ बनेंगे आपका KNO3। अब बैलेंस कर लो आप लोग, इसको थोड़ा यहाँ 2 लिख लो, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 2, ठीक है। तो गाइज ये पूरा चीज क्लियर हो गया। और लेड आयोडाइड जो है इसका कलर आप देख सकते हो येलो कलर का आता है। आई होप चीजें क्लियर हुआ, कैसे किए पूरा मैकेनिज्म के साथ बता दिए, ऐसे हवा में नहीं बात किए, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है, इसीलिए आप लोग भी कॉन्सेप्ट बनाओ अपना, और एग्जाम का जो फेयर होता है उसको बाहर निकल के फेंक दो, कि पूरा कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में बैठेंगे और केमिस्ट्री में, साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। और बहुत टाइम है आप लोगों के पास, तो धीरे धीरे पढ़ते जाओ। अभी गाइस यहाँ जो है यहाँ पर खत्म करते हैं इस वीडियो को। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस के बारे में बात करेंगे, समझेंगे क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन से क्या क्या चीज बनते हैं, MnO2 और HCl के बीच में क्या रिएक्शंस होते हैं, राइट, कौन ऑक्सीडाइज होता है, कौन रिड्यूस होता है। तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देंगे। और नेक्स्ट जो है आप लोग उसके बाद जो टॉपिक, वहां पर हम लोग ये जो कोरोशन होता है ना, कोरोशन जैसे रास्टिंग हो गया आपका, ऐसे कॉपर का एक ऑब्जेक्ट है उसमें आपका ग्रीन कलर का कुछ बन जाता है सब्सटेंस, तो वो चीज, उसके बाद जो आपका खाना जो होता है ना उसमें पैकेट चिप्स में फाउलिंग स्मेल आ जाता है एक, तो वो चीज मतलब रेंसिडिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो वो चीज बस उसमें खत्म हो जाएंगे वहां पर। और उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। एक वीडियो में पूरा 1 घंटा आसपास होंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस भी कर देंगे आप लोगों को ऐसे वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो गाइस ऐसे में करके बहुत सारा चीज हम लोग करेंगे धीरे धीरे डे बाय डे, बट आप लोग सपोर्ट करते जाओ। एंड थैंक यू एवरीवन टू मेक दिस क्लास इफेक्टिव, एंड वीडियो का फर्स्ट से लास्ट तक आप लोग बहुत अच्छे से सुने, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एंड ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते जाओ, एंड आज के लिए रखते हैं यहीं पर। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय, एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ओके।